हेलो स्टूडेंट्स। तो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम जो है अब साइंस का, उसमें मैंने 3 पार्ट रिलीज़ कर दिए हैं। 4th पार्ट है जिसमें मैं सैम्पल पेपर के क्वेश्चन डिस्कस करूँगी। बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और इस पे बेस्ड क्वेश्चन के पूरे चांसेस इस बार आने के। तो स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर ए से। यहाँ पे एक टेबल आपको गिवन है, PQRS एलिमेंट है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसमें आपको दी हुई है। तो इसमें आपको बताना है आइडेंटिफाई व्हिच एलिमेंट विल फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड विद कार्बन। तो कोवेलेंट बॉन्ड आपको पता होना चाहिए जो शेयरिंग करके बनता है। कार्बन की जो टेट्रा वैलेंसी होती है, वैलेंसी इसकी 4 होती है, तो जिसके साथ ये शेयर करके बॉन्ड बनाएगा वो एलिमेंट हमें पता होने चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको इसके एलिमेंट के नेम पता होने चाहिए। जैसे कि 2 6 है तो यानी कि 8 हो गया इसका एटॉमिक नंबर जो कि ऑक्सीजन का होता है। तो P जो है ऑक्सीजन हो गया, Q जो है सोडियम हो गया 281, 11 एटॉमिक नंबर 11 जो है सोडियम का होता है। इसी तरह से 287 दैट इज क्लोरीन, और 288 जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है आर्गन का। तो यहाँ पे आप देखिए आर्गन तो नोबल गैस है, ये तो अपने आप में स्टेबल है, तो किसी के साथ बॉन्ड ही नहीं बनाती। इसके अलावा 281 जो सोडियम का है वो अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा स्टेबल होने के लिए। तो सोडियम और आर्गन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड कार्बन के नहीं बनेंगे। ऑक्सीजन के साथ बहुत जल्दी कार्बन रिएक्ट कर जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बना देता है। और और क्लोरीन के साथ जो है बहुत इजीली शेयर हो जाता है कार्बन। ठीक है, तो कार्बन क्लोराइड बनाता है। तो P और R इसका आंसर आएगा। P और R यानी कि ऑक्सीजन और क्लोरीन के साथ कार्बन जो है बहुत इजीली कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा। नेक्स्ट इसका बी पार्ट है, कार्बन रिएक्ट विद एन एलिमेंट इन द अबव टेबल टू फॉर्म सेवरल कंपाउंड। तो अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर मैंने उसमें भी बताया है, और ये भी बोला है कि ये क्वेश्चन बहुत बार घुमा फिरा के अलग अलग तरीके से पूछा जा चुका है कि कार्बन की प्रॉपर्टीज बताइए, कि रीजंस बताइए कि कार्बन क्यों इतना इजीली बॉन्ड बनाता है अदर कंपाउंड के साथ। तो सबका एक ही आंसर है कि कैटिनेशन और टेट्रावैलेंसी, ये 2 रीजंस या फिर 2 प्रॉपर्टीज कार्बन की, इसको आपको अच्छे से करके जाना है। कार्बन के अंदर आउटरमोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, या तो वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा या फिर वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। तो शेयर करने को जो है कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। कैटिनेशन प्रॉपर्टी के अंदर वो लॉन्ग चेन्स बनाता है डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स किसकी। एंड टेट्रावैलेंसी यानी कि उसकी वैलेंसी 4 होती है, और वो ईजिली जो है एलिमेंट जैसे कि ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर के साथ ईजिली बॉन्ड बना सकता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अलग अलग तरीके से एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको ये डायग्राम दिया हुआ है, तो आपको पूछा है कि कौन से एलिमेंट रिएक्ट करेंगे, कोवेलेंट कंपाउंड्स बनाएंगे। तो Y और Z दोनों आसपास हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। इसके अलावा इसका बी पार्ट है कि W और Z में बिगर एटॉमिक रेडियस किसकी होगी। तो W की बिगर एटॉमिक रेडियस होगी। इसका रीज़न ये है कि जब हम डाउन टूवर्ड्स चलते हैं पीरियोडिक टेबल में, ऊपर से नीचे की तरफ चलते हैं, तो एटॉमिक साइज बढ़ जाता है। एटॉमिक साइज बढ़ने से उसका कॉन्फ़िगरेशन बढ़ जाएगा और उसके शेल्स, नंबर ऑफ शेल्स जो हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। और जैसे जैसे नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होंगे उसकी एटॉमिक रेडियस भी इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सबसे नीचे जो है W है और Z ऊपर है। तो W और Z में W की बिगर एटॉमिक रेडियस होगी क्योंकि उसके नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज होते चले जाएंगे। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी प्रॉपर्टीज़ आपको याद रखना कि डाउन टू वर्ड्स जाएंगे तो क्या होगा, लेफ़्ट टू राइट जाएंगे तो क्या होगा। इस पे बेस्ड भी मैंने वीडियो बना रखी है। लास्ट पार्ट्स में इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन हैं जो मैंने कवर किए हैं, तो आप प्लीज़ जाके सारे पार्ट्स इसके देखिए। आपके फुल चांस है इस वाले ऐसे क्वेश्चंस के आने के। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। ट्रेस द पाथ ऑफ अ मेल गैमेट टेक्स टू फर्टिलाइज अ फीमेल गैमेट आफ्टर बीइंग रिलीज्ड फ्रॉम पेनिस। तो मेल गैमेट आपको पता होना चाहिए, एक तो मेल गैमेट होता है स्पर्म। तो जब ये पेनिस से रिलीज होता है तो फीमेल बॉडी में वेजाइना के थ्रू एंटर होता है। ठीक है, फीमेल बॉडी में वेजाइना के थ्रू एंटर होता है, वेजाइना से यूट्रस के अंदर जाता है, एंड देन यूट्रस से फेलोपियन ट्यूब्स की तरफ जाता है। फेलोपियन ट्यूब्स को ओविडक्ट्स भी कहते हैं। तो यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब्स में एग फर्टिलाइज होता है। क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जाता है कि नेम द साइट वेयर एग फर्टिलाइज। तो एग फर्टिलाइज कहाँ पर होता है, वेजाइना में, यूट्रस में, फेलोपियन ट्यूब्स में। तो यहाँ आपको पता होना चाहिए कि जो फर्टिलाइज होता है एग का वो फेलोपियन ट्यूब्स में होता है। वहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन होता है उसके बाद बनता है जाइगोट। तो ये पूरा एक पाथ है। इस तरह से अगर आप लिखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। सबसे पहले वेजाइना, देन यूट्रस, देन फेलोपियन ट्यूब्स एंड देन जाइगोट। नेक्स्ट इसका जो बी पार्ट है, स्टेट द नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन अ जाइगोट। जाइगोट में बताने हैं कि कितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको
क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है। एक तो आता है, कंफ्यूजिंग है क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स भी पूछा जाता है और नंबर ऑफ सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स भी पूछा जाता है। तो सेट्स तो होंगे दो, एक पेरेंटल और एक मैटरनल। एक पेरेंट से आता है सेट और एक मैटरनल से आता है। तो टोटल नंबर ऑफ सेट इज 2 एंड टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज 46, क्योंकि हर एक सेट में 23 क्रोमोसोम होते हैं। तो क्वेश्चन आपको अच्छे से पढ़ना है, नहीं तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का आंसर गलत लगा जाते हैं। जल्दबाजी में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स लिखे आते हैं 46, लेकिन इसमें सेट्स पूछा है तो आप 2 सेट्स बताएंगे। नेक्स्ट चीज़ आपको जो ध्यान रखनी है वो ये है कि जायगोट इट इज़ अ सिंगल सेल। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि जायगोट जो है मल्टी सेलुलर होता है, तो ये है सिंगल सेल्ड और इट इज़ अ रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन बिटवीन मेल एंड फीमेल गैमेट। राइट, तो वीडियो अच्छी लग रही है, बेनिफिशियल लग रही है, तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स तक इसको ज़रूर पहुंचाइए, क्योंकि इस वाले क्वेश्चन के चांसेस पूरे पूरे हैं आने की। तो यहाँ पे मैं हर एक क्वेश्चन के साथ आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी बता रही हूँ, ताकि आपके नंबर जो है पूरे 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 हैं और आप पास होने के चांसेस आपके ज़्यादा रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, राजेश ऑब्जर्व्ड अ पैच ऑफ ग्रीनिश ब्लैक पाउडरी मास ऑन अ स्टेल पीस ऑफ ब्रेड, तो नेम द ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। तो ब्रेड के ऊपर जो स्टेल पीस, जो ब्रेड के ऊपर जो ग्रीनिश ब्लैक पाउडरी मास जो आ जाता है, वो होता है राइजोपस का। तो ऑर्गेनिज्म का नेम है राइजोपस। जहाँ पे भी आप ब्रेड देख लें, ब्रेड में जो ऑर्गेनिज्म होता है वो होता है राइजोपस। ठीक है, तो राइजोपस, इससे रिलेटेड क्वेश्चन ये है कि इट्स स्पेसिफिक मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इसमें कौन सा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है? तो राइजोपस के अंदर होता है स्पोर फॉर्मेशन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय स्पोर फॉर्मेशन। आपने मेरी प्रीवियस पार्ट्स अगर नहीं देखे तो प्लीज़ जाके देखिए, मैंने उसमें बताया हुआ है कि जितने टाइप्स हैं एसेक्सुअल प्रोडक्शन के वो सारे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन जो है पूछा जाता है प्लेनेरिया में किस टाइप का एसेक्सुअल प्रोडक्शन होता है, हाइड्रा में किस तरीके का होता है, बडिंग क्या होती है, फिजन क्या होता है, तो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद राइजोपस का वेजिटेटिव पार्ट और रिप्रोडक्टिव पार्ट पूछा गया है। तो रिप्रोडक्टिव वेजिटेटिव पार्ट है हाइफी, इट इज़ अ लॉन्ग सिलेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दैट फॉर्म्स द फंगल बॉडी। इसके अलावा रिप्रोडक्टिव पार्ट पूछा जाता है। रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है राइजोपस का वो है स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया क्या होता है? इट इज़ अ बल्ब लाइक स्ट्रक्चर जिसमें से स्पोर प्रोड्यूस होते हैं, और जो ये स्पोर होते हैं वो मल्टीप्लाई होते हैं या फिर डिवाइड होते हैं बाय अ प्रोसेस विच इज़ नोन एज माइटोसिस। तो ये सब चीज़ें आपको आपसे पूछी जाती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। हर किसी एसेक्सुअल प्रोडक्शन का टाइप, उसका फॉर्म, उसका एग्जाम्पल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। मस्टर्ड वॉज ग्रोइंग इन द टू फील्ड ए एंड बी, while field A produced brown colored seed and field B produced yellow colored seed. It was observed that in the field A, offspring showed only parental trait of consecutive generation, whereas field B, majority of all offspring showed a variation in progeny. Right, तो दो फील्ड हैं जिसमें मस्टर्ड उगाया गया। फील्ड ए में ब्राउन कलर के सीड्स आए और फील्ड बी में येलो कलर के सीड्स देखने को मिले। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि फील्ड ए के अंदर जितने भी हैं ऑफस्प्रिंग्स, तो वो ब्राउन कलर के हैं, यानी कि पेरेंटल साइड्स के हैं, यानी कि उसके अंदर ब्राउन कलर का जो फिनोटाइप है वो एक डोमिनेट कैरेक्टर है जो कि अपने पेरेंट से लिया हुआ है। लेकिन जो फील्ड बी है उसमें येलो कलर के फिनोटाइप आए हैं, तो इट मीन्स इट इज़ अ रिसेसिव कैरेक्टर। अगर आपने हेरिडिटी का चैप्टर या फिर मेंडल का जो लॉ है, लॉ ऑफ इनहेरिटेंट ट्रेड्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो अच्छे से पढ़ा है तो आपको डोमिनेट कैरेक्टर और रिसेसिव कैरेक्टर जो है अच्छे से पता होगा। तो फील्ड ए के जो प्लांट हैं वो डोमिनेट जीनोटाइप के हैं, यानी कि कैपिटल बी बी के हैं, जो कि ब्राउन कलर सीड्स के दे रहे हैं। इसके अलावा जो फील्ड बी है उसमें रिसेसिव जीनोटाइप है, यानी कि स्मॉल बी बी के हैं, यानी कि उसमें येलो कलर के फिनोटाइप्स है। वेरिएशन रिजल्ट आया है, मिक्स्ड रिजल्ट आया है उसके अंदर, फील्ड बी के अंदर। तो यहाँ पे आपको क्रॉस पॉलिनेशन जब हुआ प्लांट्स का, तो डोमिनेट करेक्टर फील्ड ए के अंदर आए और फील्ड बी के अंदर डोमिनेट और रिसेसिव दोनों करेक्टर आए। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। और डोमिनेट करेक्टर, रिसेसिव करेक्टर्स पे हमेशा क्वेश्चन पूछे गए हैं। इससे रिलेटेड हेरिडिटी में जो मेंडल्स लॉ है, इनहेरिटेड ट्रेट्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस लॉ को आप जरूर करके जाइए, क्योंकि इस पे बेस्ड अलग अलग तरीके के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया और कमेंट मुझे ज़रूर करके बताएं, कोई भी डिफ़िकल्टी हो। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें। राइट, इसके साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर
5 का और वाला ऑप्शन देखते हैं, नीचे वाला। इन एन asexually reproducing species, if a trait X exists in 5% of population and trait Y exists in 70% of same population, which of the two traits is likely to have arisen earlier and give reason। यानी कि दो ट्रेट्स हैं, ट्रेट X और ट्रेट Y। ट्रेट X जो है 5% एग्जिस्ट कर रहा है और ट्रेट Y जो है 70% एग्जिस्ट कर रहा है एसेक्सुअल प्रोड्यूसिंग स्पीशीज में। यहाँ पे ध्यान देना, एसेक्सुअल, तो ऑब्वियसली जिसका ज़्यादा फ्रैक्शन है वो ज़्यादा जल्दी अराइज करेगा। ट्रेट वाई जो कि 70% है, लार्ज फ्रैक्शन है पॉपुलेशन का, इट इज़ लाइकली टू हैव अराइजन अर्लियर बिकॉज, क्योंकि एसेक्सुअल प्रोडक्शन में आइडेंटिकल कॉपीज बनती हैं। सेक्सुअल प्रोडक्शन में वेरिएशन देखने को मिलता है, लेकिन एसेक्सुअल प्रोडक्शन में बिल्कुल सेम टू सेम कॉपीज बनती हैं, यानी कि जैसा पेरेंट होता है वैसे ही ऑफस्प्रिंग होता है। तो एसेक्सुअल प्रोडक्शन में जो आइडेंटिकल कॉपीज होती हैं डीएनए की, वो प्रोड्यूस होती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। यहाँ पे आपको एक सिंपल मोटर का डायग्राम आपको दिया हुआ है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है कॉइल है, ABCD है और इसमें बैटरी से कनेक्ट किया गया है। तो इस तरह से जो है नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल के बीच में ये बैटरीज को रखा गया है, होर्सशू मैग्नेट को। उसके बाद इसमें ए पार्ट देखते हैं। फॉर दिस पोजीशन स्टेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द आर्म AB। तो इसमें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया था अपनी लास्ट वीडियो में भी कि ये वाला डायग्राम जो है इससे रिलेटेड, इसका कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ आपको पता होना चाहिए कि AB की फोर्स ऑफ डायरेक्शन क्या है। ठीक है, तो डाउनवर्ड फोर्स लगेगी, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल इसके अंदर अप्लाई होगा। फील्ड जो है नॉर्थ से साउथ की तरफ है। करंट जो है इसमें जो फ्लो हो रहा है वो A से B की डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो इसलिए जो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड के अकॉर्डिंग जो फोर्स अप्लाई होगा वो A to B होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें ये पूछा गया है कि BC डज नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू टर्निंग फोर्स ऑफ कॉइल। तो यहाँ पे BC इसलिए कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करेगी क्योंकि करंट जो है BC का वो सेम डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड से। तो जब मैग्नेटिक फील्ड लाइन का और करंट का डायरेक्शन सेम होता है, पैरेलल होता है एक दूसरे के, तो फोर्स जो है ज़ीरो हो जाता है। तो इसलिए फोर्स इसमें BC में नहीं लगेगा बिकॉज जो करंट की डायरेक्शन है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन है वो एक दूसरे के पैरेलल है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका अदर क्वेश्चन है, इसमें जो है कि यहाँ पे आपको एक सोलिनॉइड का दिया हुआ है डायग्राम और इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैटर्न्स जो है ड्रॉ करके दिखाया हुआ है। तो क्वेश्चन ए पार्ट इसका देखते हैं। स्टेट हाउ द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न इंडिकेट्स रीजन वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड का जो पैटर्न दिखाया हुआ है सोलिनॉइड में, तो यहाँ पे आपको बताना है कि मैग्नेटिक फील्ड कहाँ सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अगर आपने मेरी लास्ट वीडियोज़ देखी है, पार्ट देखा, तो मैंने आपको बताया था कि जहाँ जहाँ ये बहुत ज़्यादा एंड की तरफ अगर आप जाएंगे, सोलिनॉइड के एंड की तरफ आप जाएंगे, तो वहाँ पर इसका पार्ट जो है बहुत ज़्यादा है, मैग्नेटिक फील्ड बहुत ज़्यादा है। राइट, इसका बी पार्ट है व्हाट हैपन्स टू द मैग्नेटिक फील्ड व्हेन करंट इन द सर्किट इज रिवर्स्ड। तो जब करंट रिवर्स हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएंगी। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। सॉलिनॉइड जो है मैंने आपको बताया था अपने लास्ट पार्ट में, सॉलिनॉइड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इससे रिलेटेड वीडियोस, इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है बहुत आते हैं। तो अगर हम करंट की डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 7, DDT हमने स्प्रे किया, तो यहाँ पे एक पूरी वो ट्रॉपिक लेवल दिखाया गया है, तो इसको कैसे इफेक्ट करेगा। तो DDT सबसे पहले आपको बताना है इट इज़ अ नॉन बायोडिग्रेडेबल पेस्टिसाइड, ये डिग्रेडेबल नहीं होता, तो ये हर ट्रॉपिक लेवल में जाएगा। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा कहाँ पर होगा, वो एक्वेटिक एनवायरनमेंट में आया DDT, उसके बाद प्लैंकटन में जाएगा, उसके बाद स्मॉल फिश में जाएगा, फिर लार्ज फिश में जाएगा, और हॉक में इसका हाईएस्ट लेवल होगा। सबसे जो अपर लेवल है ट्रॉपिक लेवल का, सबसे ऊपर वाला प्लैंकटन के बाद स्मॉल फिश, उसके बाद लार्ज फिश, उसके बाद हॉक। तो हॉक के अंदर हाईएस्ट लेवल ऑफ पेस्टिसाइड्स होगा, सबसे ज़्यादा जो है पेस्टिसाइड्स हॉक में होगा, और इसी फिनोमेना को बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। तो ये जो टर्म है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी डेफिनेशन आती है, इसको आप अच्छे से करके जाएंगे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक फूड चेन दे रखी है जिसमें ABC, आपको ये बताना है कि which of these three verticals and which of the horizontal arrows will represent more energy transfer। सबसे ज़्यादा एनर्जी ट्रांसफ़र किस में हुआ है, हॉरिजॉन्टल में भी बताना है और वर्टिकल में भी बताना है, यानी कि ACE में सबसे ज़्यादा ट्रांसफ़र किस में हुआ है एनर्जी का, B और D में सबसे ज़्यादा ट्रांसफ़र किस में हुआ है एनर्जी का। तो दोनों में आपको आंसर देना है। ये एक फूड चेन है ऑफ ए फॉरेस्ट इकोसिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए सबसे पहले प्लांट है, तो प्लांट क्या होते हैं, दे आर consumers, producers, sorry, plants are the producers।
ठीक है। तो ए के अंदर सबसे ज़्यादा एनर्जी ट्रांसफ़र होगा क्योंकि सबसे फर्स्ट नंबर पे ये है एज़ कम्पेयर टू सी एंड ई, और बी और डी में सबसे ज़्यादा एनर्जी ट्रांसफ़र होगा बी के थ्रू। तो ए विल रिप्रेजेंट मोर एनर्जी ट्रांसफर एज कम्पेयर टू सी एंड ई, एंड बी रिप्रेजेंट मोर एनर्जी ट्रांसफर एज कम्पेयर टू बी एंड एज कम्पेयर टू डी। ठीक है, तो ये तो हमारा आंसर हुआ, लेकिन इस पे बेस्ड कंसेप्ट क्या है जो कि आपसे पूछा जा सकता है ज़्यादा मार्क्स में भी। तो एक चीज़ आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, एक होता है 10% लॉ ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये लॉ आपको पता होना चाहिए कि हर टॉपिक लेवल पर 10% एनर्जी जो है वो लूज़ होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि हमारे को पता है कि ये एक 3 इसमें ट्रॉपिक लेवल दिए हुए हैं। सबसे पहले प्लांट है, उसके बाद डियर है और उसके बाद टाइगर है। 3 ट्रॉपिक लेवल दिए हुए हैं। तो 10% लॉ के अकॉर्डिंग हर एक ट्रॉपिक लेवल पर 10% एनर्जी ट्रांसफ़र होगी, बाकी की 90% एनर्जी एनवायरनमेंट में चली जाएगी। जैसे कि प्लांट है, प्लांट जो है 10% एनर्जी डियर को देगा और बाकी की 90% एनर्जी एनवायरनमेंट में रिलीज़ हो जाएगी। तो जो 90% है वो सबसे ज़्यादा एनर्जी है, इसलिए ए को हमने बताया सबसे ज़्यादा एनर्जी है। इसमें एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, 100 जूल एनर्जी है, तो 100 जूल का 10% हो गया 10 जूल, तो 10 जूल ही मिलेगी डियर को बस, और 90 जूल जो है वो एनवायरनमेंट में रिलीज़ हो जाएगी ए के थ्रू। तो ए की वैल्यू 90 हो गई, और बी के अंदर जो डियर के अंदर जा रही है वो सिर्फ 10 जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आया। इस तरह से जो अब हम डियर की बात करते हैं, तो डियर के अंदर सिर्फ 10 जूल ऑफ एनर्जी है, तो 10 जूल का 10% हो गया 1, तो 1 जूल एनर्जी जो है टाइगर को मिलेगी, बाकी की जो 9 जूल एनर्जी है वो एनवायरनमेंट में लॉस हो जाएगी। तो यहाँ सी की वैल्यू 9 हो गई और डी की वैल्यू 1, तो आप सोचिए टाइगर को कितना मिलेगा। तो यहाँ पे 10% टॉपिक लेवल, 10% एनर्जी लॉ जो है वो ये कहता है कि हर एक टॉपिक लेवल पे सिर्फ 10% एनर्जी ही ट्रांसफ़र होती है, बाकी की 90% एनर्जी जो है वो एनवायरनमेंट में रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। तो ये इसका कंसेप्ट है इसके पीछे का, जो कि आपको समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आ सकता है, 10% लॉ भी आ सकता है। तो यहाँ पे वीडियो अगर अच्छी लगी हो और अगर कंसेप्ट समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स तक इसको ज़रूर शेयर करें।